Good morning, my dear students. Durgesh Chauhan, welcome you all in lesson 1 power sharing. ये डीके ह्यूमैनिटीज क्लासेस से आपको पढ़ाया जा रहा है जोधपुर मांझी का हत्था। बेटा मैं आपको ये चैप्टर पूरी टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा हुआ एज इट इज आपको समझाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, स्टार्ट करें। पावर शेयरिंग। विद दिस चैप्टर वी रेज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे जो कि आपने लास्ट ईयर डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि किस तरह से डेमोक्रेसी जो थी, ऑल पावर, जितने भी पावर थी वो सिर्फ एक ऑर्गन के पास नहीं होती है, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक जो लॉ बनाता है जिसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, जो लॉ को फॉलो करता है जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और जो लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो उसको प्रॉपर्ली चलाने के लिए जुडिशरी। सो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे जो टूर है डेमोक्रेसी का। हम स्टार्ट करेंगे जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि डेमोक्रेसी में जितनी भी पावर होती है वो एक ऑर्गन के हाथ में नहीं होती है, गवर्नमेंट की। ये एक इंटेलिजेंट शेयरिंग होती है पावर की। इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी आते हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ये बेटा 3 ऑर्गन्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारी डेमोक्रेसी में डिज़ाइन किए हुए हैं। इसके साथ साथ जो आगे वाले जो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं इसमें भी हम आइडिया लेंगे पावर शेयरिंग का, और इसको हम वहीं तक कहते हैं। ये वाली चीज़ जो है पावर शेयरिंग, जो बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हम पढ़ेंगे, ये मोस्टली आपके चैप्टर्स में कवर करेगा। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 2 स्टोरी, एक है बेल्जियम, एक है श्रीलंका। दोनों कहानियाँ जो है ये डेमोक्रेसी के बारे में है, जो डिमांड कर रही है पावर शेयरिंग को। स्टोरीज जो है वो यहाँ पे जनरल कंक्लूजन ला रही है, जो नीड है पावर शेयरिंग का हमारे डेमोक्रेसी में। ये अलाउ कर रहा है हमें कि हम डिस्कस करें कई सारे फॉर्म्स पावर शेयरिंग के जो कि लिए गए हैं इन 2 चैप्टर्स में। अब सबसे पहले आप देख लीजिए बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में, जो कि अगर देखा जाए तो एरिया वाइज हरियाणा से भी छोटी है। इसका जो बॉर्डर है, बेल्जियम जो है वो चारों तरफ से घिरी हुई है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा है। अगर यूँ देखा जाए तो ये हाफ है यहाँ की पॉपुलेशन, हाफ ऑफ हरियाणा। एथनिक कॉम्पोजिशन, यहाँ पे एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पे एथनिक, जो यहाँ पे अलग अलग धर्म के या अलग अलग कास्ट के जो लोग रह रहे हैं वो बहुत प्रॉब्लम में आए थे। हालांकि बाद में उनका सॉल्यूशन कर दिया गया था। कहते हैं कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 59% कहाँ पे रह रही है, फ्लेमिश रीजन में। और क्या बोलती है, डच। अब देखो, दूध, दूध में आपने नींबू निचोया तो वो क्या हो गया, फट गया। कितना, 59%, बाकी तो पानी छोड़ दिया। तो 59% जो है वो फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं, डच बोल रहे हैं। ऐसे ही एक और रीजन है वेलोनिया। 40% लोग वेलोनिया में रहते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं। अब देखिए 59 प्लस 40 99। अब 1% कौन बचे, जर्मन, जो कि बेल्जियम में रहते हैं। वो कहीं पे भी कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि वो तो क्या हो गए, माइनॉरिटी। अब कहते हैं बेल्जियम का जो कैपिटल है उसका नाम है ब्रसल्स। ब्रसल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज जो है वो रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब देखो, जो ब्रसल्स है यहाँ पे 80% फ्रेंच है और लगभग सब रिच एंड पावरफुल है। अब ये रिच एंड पावरफुल है, इसका मतलब इन्होंने क्या किया, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटीज थी उनको बेनिफिट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बाद में दिया, इनको एजुकेशन भी बहुत बाद में दी। जिस कारण से कहते हैं इन दोनों के बीच में, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में कुछ टेंशन्स क्रिएट हुई थी 50s और 60s के बीच में। और ये टेंशन्स जो थी ये 2 कम्युनिटीज़ के बीच में काफ़ी एक्यूट थी, स्पेशली ब्रसल्स में। ब्रसल्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्पेशल प्रॉब्लम डच स्पीकिंग पीपल के लिए। कहते हैं यहाँ पे मेजॉरिटी जो थी कंट्री की, वो डच स्पीकिंग जो थी वो कंट्री में तो मेजॉरिटी थी लेकिन कैपिटल में वो क्या थे, माइनॉरिटी, क्योंकि ये सिर्फ 20% ही थे, बाकी 80% तो फ्रेंच थे। अब हम कंपेयर करेंगे एक और एग्जांपल, कौन, श्रीलंका। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। ये कुछ किलोमीटर दूर है सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से। इट हैज शो अबाउट, सॉरी, ये लगभग 2 करोड़, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है, सेम किसके, हरियाणा के। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ ईस्ट, साउथ एशियन रीजन, श्रीलंका जो है यहाँ पर भी डाइवर्स पॉपुलेशन है।
मेजर जो सोशल ग्रुप्स है श्रीलंका में, अब जैसे इंडिया में मेन कौन है, इंडियंस, तो श्रीलंका में मेन कौन है, सिनेलीज। तो यहाँ पे मेजर सोशल ग्रुप्स कौन है, सिनेली स्पीकर्स। श्रीलंका में सिनेलीज कितने हैं, 74%। तमिल स्पीकर्स कितने हैं, ओनली 18%। इसमें भी जो तमिल्स है वो टू ग्रुप में डिवाइडेड है। जो नेटिव तमिल्स, जो श्रीलंका के जो लोकल नेटिव्स हैं तमिल, वो क्या है, नेटिव तमिल्स, जो कि 13% है। अब बाकी जो बचे हुए हैं वो कौन है, 5%। वो कौन है, इंडियंस। वो कौन से इंडियंस हैं, जिनके फोर फादर मतलब लड़दादा परदादा जो थे वो उस जमाने में यहाँ पे आए थे एज ए प्लांटेशन लेबर और यहीं पे ही सेटल हो गए। The rest, whose forefather came from India as a plantation workers during colonial period, इसलिए उनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये देखिए, ये मैप में आपको पता चल जाएगा। सॉरी, नीचे है, ये मैप में आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये श्रीलंकन तमिल्स, तो ये पूरा एरिया जो है वो श्रीलंकन तमिल्स। अब इसमें छोटे से ही हैं क्या, इंडियन तमिल्स। क्लियर। हाँ, श्रीलंकन तमिल्स और बाकी जिनके फोर फादर आए थे इंडिया इंडिया से एज ए प्लांटेशन वर्कर्स कॉलोनियल पीरियड में, उनको इंडियन तमिल का, ये आप मैप में देख सकते हो, अभी आपको बता दिया। श्रीलंकन तमिल्स जो हैं वो मेनली नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट्स में थे कंट्री के, और अधिकतर जो सिनेला स्पीकिंग पीपल्स जो थे वो बुद्धिस्ट थे। अधिकतर जो तमिल्स थे वो हिंदू और मुस्लिम्स थे। इसके अलावा यहाँ पे श्रीलंका में 7% क्रिश्चियंस भी थे, जो कि दोनों थे, तमिल भी थे और सिनेला भी थे। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में क्या हो, जैसे बेल्जियम में डच कम्युनिटीज जो थी उन्होंने अपना फायदा उठाया मेजॉरिटी का और फोर्स किया अपनी इच्छा किस पे, फ्रेंच पे और जर्मन स्पीकिंग पे। एंड दिस वुड पुश, जिस कारण से इनके बीच में क्या हुआ, कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया। दिस कुड लीड टू, यहाँ पे क्या हो गया, बहुत बड़ा पार्टीशन हो गया था कंट्री का। बोथ दिस साइड वुड क्लेम, ये क्लेम कर रहे थे कि ये कंट्रोल करेंगे ब्रसल्स को। श्रीलंका में भी सेम यही प्रॉब्लम आई। सिनेला कम्युनिटीज जो थी वो एंजॉय कर रही थी बिगर एंड मेजॉरिटी, ये इम्पोज कर रही थी अपनी इच्छाएं किस पे, पूरी कंट्री पे। अब हम आप इसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटिज्म का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लोग। अब श्रीलंका में ज्यादा से ज्यादा कौन थे, सेनेलीज। अब सिनेलीज थे तो वो अपनी मनमानी करेंगे। श्रीलंका जो था, आपको पता होगा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तो श्रीलंका जो था वो इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में। लीडर्स जो थे सिनेला कम्युनिटीज के, उन्होंने सिक्योर किया था अपना डोमिनेंस गवर्नमेंट पे, मतलब अपनी मेजोरिटी चलाई थी, जिस कारण से डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी उन्होंने मेजोरिटिज्म के बेस पे अपनी लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज कौन सी थी, सिनेला, उसको सुपरमेसी दे दी। 1956 में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें सिनेला को रिकॉग्नाइज कर दिया था एक ऑफिशियल लैंग्वेज। आपको पता होगा हमारी इंडिया में भी जो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन आया था वो भी 1956 में ही आया था। अब इन्होंने सिनेला को क्या किया, रिकॉग्नाइज कर दिया और तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया। अब गवर्नमेंट ने जो ये प्रेफरेंशियल पॉलिसी अडॉप्ट की थी और उन्होंने फेवर किया था सिनेला एप्लीकेंट्स को यूनिवर्सिटी पोजीशन में, गवर्नमेंट जॉब में, जिस कारण से जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया था इसको स्टिपुलेट किया गया था। स्टेट जो था उसने प्रोटेक्ट किया था किसको, बुद्धिज्म को। जितने भी गवर्नमेंट मेजर्स, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स जो होते थे वो धीरे धीरे क्या हो गया, श्रीलंकन्स के हाथ में आने लग गए और तमिलों को इससे प्रॉब्लम हुई। दे फेल्ट, उन्होंने ये महसूस किया कि साहब दैट नन ऑफ द मेजर, कोई भी ऐसी मेजर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो कि बुद्धिस्ट सिनेलास जो हैं वो उनको लेके सेंसिटिव रहे। अब उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर को भी अवॉइड किया जा रहा था। दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट, उन्होंने ये महसूस किया, जितने भी तमिल थे उन्होंने महसूस किया कि जो श्रीलंकन्स हैं, मतलब सिनेलीज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज निकाल रही है वो हमारी इक्वल राइट्स को डिनाई कर रही है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है जॉब और अदर अपॉर्चुनिटीज को लेके, जिस कारण से कहते हैं श्रीलंका में क्या हो गया, इनके रिलेशंस और भी ज्यादा खराब हो गए। ठीक है, किसके, सिनेलाज और तमिल कम्युनिटीज के। श्रीलंकन तमिल्स जो थे मजबूर होकर उन्होंने लॉन्च की एक पार्टी, उन्होंने स्ट्रगल किया कि साहब हमारी जो तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज है इसको भी रिकॉग्नाइज किया जाए, हमें भी रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए, हमें भी इक्वलिटी दी जाए, ताकि हम भी अपनी एजुकेशन और जॉब में डेवलप हो सके। ये बार बार डिमांड कर रहे थे, लेकिन बार बार इनकी डिमांड को
डिनाई किया जा रहा था, जिस कारण से 1980 में कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो थे उन्होंने डिमांड की क्या कि हम लोग अपना एक इंडिपेंडेंट तमिल एलम, हमारा खुद का एक तमिल कंट्री होनी चाहिए नदर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। अब इस बात को लेके श्रीलंकन्स और मतलब सिन्हलीज और तमिल्स के बीच में एक डिस्ट्रस्ट आ गया, दोनों कम्युनिटीज के बीच में। और इसी बात को लेके कंट्री के अंदर ही इन दोनों ग्रुप के बीच में लड़ाई हुई। एक कंट्री के अंदर दो ग्रुप के बीच में जब लड़ाई होती है उसको हम बोलते हैं सिविल वॉर। इस बात को लेके थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स जो थे दोनों कम्युनिटीज के वो मारे गए। कई सारे परिवार को फोर्स किया गया कि तुम कंट्री छोड़ दो। वो बेचारे एज ए रिफ्यूजी रह रहे थे, कई ऐसे थे जिनका लाइवलीहुड अफेक्टेड हुआ था। सिविल वॉर जो था ये बहुत बड़ा टेरिबल सेटबैक दे रहा था सोशल कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ का इनकी कंट्री में। फाइनली कहते हैं 2009 में जो सिविल वॉर था वो खत्म हो गया और अब श्रीलंका पीसफुली रह रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम लीडर्स जो थे उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। इन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया था जो एग्जिस्टेंस था रीजनल डिफरेंस का, कल्चरल डाइवर्सिटीज का। 1970 से लेके 1990 तक, ध्यान से सुनना, 1970 से लेके 1993 तक इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला। क्यों? ताकि अरेंजमेंट जो है वो इस तरीके से हो कि हर कोई व्यक्ति आराम से इस कंट्री में एक साथ रह सके। ये अरेंजमेंट जो था ये किया जा रहा था एक अलग फॉर्म में एंड इज वेरी इनोवेटिव। हियर आर, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स थे, एलिमेंट्स हैं बेल्जियम मॉडल्स के, ध्यान से सुनना। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने प्रिस्क्राइब किया कि मेंबर्स जो हैं डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के मिनिस्टर्स जो हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी थी? ब्रसल्स। ब्रसल्स में क्या था? 80% फ्रेंच थे और 20% डच थे। ठीक है, अब फ्रेंच जो थे वो मेजॉरिटी में थे और डच माइनॉरिटी में थे। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन में वापस जब चेंज किया गया तो एक स्पेशल लॉ निकाला गया, क्या कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल होंगे। कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में। फिर कुछ स्पेशल लॉ निकाले गए जो कि सपोर्ट कर रहे थे मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स को, हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप का। नो सिंगल कम्युनिटी, कोई भी सिंगल कम्युनिटी कोई डिसीजन नहीं ले सकती थी यूनिलेटरी अपनी मर्जी से। कई सारी पावर जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट को, जिस कारण से टू रीजन जो हमारे कंट्री का था वो आया। सेंट्रल मतलब वहाँ की कंट्री का स्टेट। अब ये भी बोल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी काम करती है तो उसको जवाब नहीं देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब ब्रसल्स जो था इसका एक सेपरेट गवर्नमेंट थी जो कि कम्युनिटिव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ला रही थी, मतलब अपनी कम्युनिटी के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ला रही थी। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो थे उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया जो रिप्रेजेंटेशन आया था ब्रसल्स का। डच स्पीकिंग कम्युनिटीज जो थे उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, जिस कारण से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इन्होंने बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं, हम 80% और वो 20%, लेकिन यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन चलेगा। इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो थी इन्होंने एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट निकाली। आपने अगर पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और हमारे यहाँ बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वहाँ पे बोलते थे कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी ये लोगों के द्वारा इलेक्टेड होती थी, वन लैंग्वेज कम्युनिटी की, चाहे वो डच हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ रहता है। ये गवर्नमेंट जो थी, सॉरी, ये जो गवर्नमेंट थी इसके पास पावर थी कल्चरल को लेके, एजुकेशनल को लेके और लैंग्वेज को लेके जो भी इशू आ रहे थे उनको सॉल्व करने की। यू माइट फाइंड, आपने देखा होगा बेल्जियम मॉडल जो था वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था, फिर भी इसको बहुत तरीके से बेल्जियम के जो लोग थे उन्होंने कवर किया। बट दीज अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट जो थे इन्होंने क्या किया, काम किया था बहुत तरीके से। इन्होंने मदद की थी कि भाई इनकी कंट्रीज में किसी प्रकार से कोई सिविल वॉर ना हो। और जब व्हेन द कंट्रीज, जब कंट्रीज जो थी यूरोप की, जब वो एक साथ इकट्ठा हुई थी, आप फर्दर जब 12th में जाएंगे तो आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ोगे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, यूरोपियन यूनियन ईयू। तो जब यूरोप के लोगों ने जब ईयू को बनाया था तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हमारा जो हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ होना चाहिए? ब्रसल्स में। क्यों? क्योंकि बेल्जियम ने बहुत तरीका स्टेप उठाया और इतने बड़े जो वॉर होने वाला था उसको हटा दिया। व्हाट डू वी लर्न, ये दोनों स्टोरीज जो पढ़ी हमने बेल्जियम और श्रीलंका की, इससे आपने क्या सीखा? दोनों कंट्रीज डेमोक्रेसी है, दोनों डील कर रही हैं क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग से, लेकिन अलग अलग तरीके से। बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने रियलाइज किया अपनी यूनिटी को, अपने कंट्री को, और उन्होंने रेस्पेक्ट किया जो फीलिंग्स थी, जो इंटरेस्ट थे अलग अलग कम्युनिटीज के और रीजन्स के। ये जो रियलाइजेशन था ये म्यूचुअली एक्सेप्टेबल था, ये अरेंजमेंट था पावर शेयरिंग का। श्रीलंका जो है उसने शो किया था कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल, ये शो कर रहा था
क्या अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी चाहे तो डोमिनेंस कर सकती है और वो चाहे तो मना कर सकती है अपनी पावर को शेयर करने के लिए, लेकिन उससे जो कंट्री की यूनिटी है वो नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट आइए, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? अगर भाई प्रॉपर्ली सारी पावर को प्रॉपर्ली डिवाइड करेंगे तो कोई झगड़े नहीं होंगे। तो दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन कैन बी गिवन। यहाँ पे दो सेट्स ऑफ रीजन दिए गए फेवर करने के लिए पावर शेयरिंग। पहला, पावर शेयरिंग अच्छा है, क्यों? क्योंकि पावर शेयरिंग क्या करता है, हेल्प करता है, जो पॉसिबिलिटी होती है कन्फ्लिक्ट की उसको रिड्यूस करता है सोशल ग्रुप्स में। सोशल कन्फ्लिक्ट जो होती है कई बार इससे वायलेंस हो जाता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, पावर शेयरिंग आ जाती है। ये एक अच्छा तरीका होता है इंश्योर करने के लिए स्टेबिलिटी पॉलिटिकल ऑर्डर में। अपनी इच्छा जबरदस्ती थोपना, इम्पोजिंग द विल ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक अट्रैक्टिव ऑप्शन। भाई आप अपनी इच्छा जबरदस्ती किसी पे थोप दोगे, वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगी, शॉर्ट रन चलेगी। अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है तो आपको यूनिटी लेकर आनी पड़ेगी, अपनी इच्छा थोपनी नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा तब आप कंटिन्यू करोगे, मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। तो ट्राइनी जो है मेजॉरिटी की, वो जस्ट ऑपरेसिव नहीं होनी चाहिए माइनॉरिटी के लिए, बल्कि ये सबको एडवर्सली अफेक्ट करनी चाहिए। एक सेकंड और डीपर रीजन जो है क्यों पावर शेयरिंग अच्छी होती है डेमोक्रेसी में, तो पावर शेयरिंग जो है ये काफी स्पिरिट लाती है हमारी डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेटिक रूल्स जो है इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं शेयरिंग पावर विद दोज, यहाँ पर पावर शेयर करते हैं उनके द्वारा जो अफेक्टेड होते हैं, हु हैव टू लिव, जिनको इस अफेक्ट्स में रहना है। पीपल जो होते हैं उनके पास राइट्स होते हैं कि भाई आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारे पास अधिकार है कि मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊँ, किस तरह से कंसल्ट करूँ। तो लोग भी बोलते हैं कि साहब आप किस तरह से कंसल्ट कर रहे हो, ये हमें जानना जरूरी है। इसीलिए लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो होती है वो एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे सिटीजन्स जो होते हैं वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं सिस्टम में और इलेक्शन के द्वारा अपनी सरकार बनाते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को लेके आते हैं। लेट अस कॉल इसको हम बोलेंगे फर्स्ट रीजन प्रूडेंशियल रीजन और सेकंड है मॉरल। वाइल प्रूडेंशियल रीजन क्या करता है, स्ट्रेस देता है कि पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम। अब मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और बाय द वे मान लीजिए आप लर्न करके नहीं आ रहे हैं, आप मेरे ऑफलाइन में आ रहे हैं, तो मैं आपको खींच खींच के मारूंगा। क्यों मारूंगा? तो मुझे पता है मैं मारूंगा तो आप लर्न करके आओगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक होता है मॉरल रीजन, अरे बेटा पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, तो आप पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए दो सिस्टम होते हैं। अब नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। आइडिया जो है पावर शेयरिंग का वो इमर्ज हुआ था जब ऑपोजिशन आया था, ऑपोजिशन ऑफ नोशन आया था, जो कि पहले अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर था। कहते हैं लंबे समय से ये माना जाता है कि पावर जो है गवर्नमेंट की वो एक पर्सन के हाथ में ही होती है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स के हाथ में होती है जो कि लोकेटेड होते हैं एक ही प्लेस में, जैसे हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली। इट वॉज फेल्ट दैट, ये माना गया अगर पावर जो है वो डिसाइड हो जाती है कि भाई ये डिस्पर्स होगी तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप क्विक डिसीजन लें और एनफोर्स करें किसी पे। बट दीज नोशंस, ये नोशंस जो हैं ये चेंज होते हैं जब इमरजेंस होती है डेमोक्रेसी। बेसिक प्रिंसिपल जो है डेमोक्रेसी का वो ये है कि पीपल जो होते हैं वो सबसे बड़े सोर्स होते हैं पॉलिटिकल पावर के। डेमोक्रेसी में पीपल का जो रूल होता है वो देमसेल्व्स होता है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन होते हैं सेल्फ गवर्नमेंट के। कहते हैं गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रेस्पेक्ट दिया जाता है डाइवर्स ग्रुप्स को, और ये डाइवर्स ग्रुप भी हमारी सोसाइटी में इजीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक को बोलने का अधिकार है, वो अपनी पब्लिक पॉलिसीज अपने व्यूज़ दे सकता है। इसीलिए हमारे डेमोक्रेसी में और पॉलिटिकल जो पावर होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सिटीजन्स में। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है वो कई फॉर्म से आता है। लेट अस लुक एट, यहाँ पे हम कॉमन अरेंजमेंट देखेंगे। सबसे पहला पावर इज शेयर, पावर जो होती है वो शेयर होती है अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में। वो ऑर्गन्स कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब देखो एग्जीक्यूटिव एक, सॉरी लेजिस्लेचर एक, एग्जीक्यूटिव स्लैंट, फिर हॉरिजेंटल। तो ये क्या बन गया? हॉरिजेंटल। इसमें तीन आ रही है एच, एच कैसे बनता है? तो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि ये अलाउ करता है अलग अलग ऑर्गन्स को प्लेस करें सेम लेवल ऑफ एक्सरसाइज इन डिफरेंट पावर्स। सच सेपरेशन, ये जो सेपरेशन होता है, भाई मैंने कोई लॉ निकाला, अब मेरा लॉ जो है वो सामने वाला फॉलो करेगा कब? जब उसको समझ में आ रहा है। अब वो फॉलो करेगा और कोई फॉलो नहीं करेगा तो आगे एक और ऑर्गन होगा वो उसको रोकेगा, भाई तुम क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो। तो ये तीन ऑर्गन्स होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जिसको क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अब सच है सेपरेशन, ये जो सेपरेशन किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि किसी भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं हो, और इसलिए हर एक ऑर्गन्स जो है वो चेक करता है दूसरे को। क्यों? ताकि बैलेंस बन के चले। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चेक एंड बैलेंस। ठीक है। लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा डेमोक्रेसी में कि इवन दो मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं, इनके पास भी पावर होती है, लेकिन ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट और स्टेट की असेंबली के लिए। ऐसे ही ऑल दो जजेस जो होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा। ये भी चेक करते हैं जो एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस होते हैं, लॉ बनाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा। इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। अब पावर जो होती है वो शेयर होती है गवर्नमेंट में अलग अलग लेवल। लेवल का मतलब होता है सेंट्रल, स्टेट और लोकल। तो जनरल गवर्नमेंट जो होती है वो एंटायर कंट्री के लिए आती है, जिसको अपन सेंट्रल बोलते हैं। गवर्नमेंट जो होती है प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पे, उसको अपन स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। ऐसे ही जनरल गवर्नमेंट जो होती है पूरी कंट्री के लिए, इसको हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। हमारी इंडिया में जो ये फेडरल गवर्नमेंट होती है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारी इंडिया में तो सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। अब जो गवर्नमेंट होती है प्रोविंशियल या रीजनल लेवल की, उसको स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है अलग अलग कंट्रीज में। जैसे हमारी कंट्री में तो क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। ये सिस्टम जो है ये फॉलो होता है, हर कंट्री में फॉलो नहीं होता है। देर आर मेनी कंट्रीज, कई ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे कोई प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। बट इन दोज कंट्रीज, वहाँ पे जैसे हमारी कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग लेवल होता है गवर्नमेंट का। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिख देती है कि भाई पावर्स जो है वो अलग अलग लेवल की, अलग अलग गवर्नमेंट की है। दिस इज व्हाट दे डिड। ऐसा ही बेल्जियम में हुआ था, लेकिन श्रीलंका ने मना कर दिया था। इसी को हम बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। सेम प्रिंसिपल जो है इसको बाद में एक्सटेंड किया गया था गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट से, और म्यूनसिपैलिटी और पंचायत। जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ये पंचायत वगैरह आ जाती है। इसी को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग। यहाँ से हायर से लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में आ रहे हैं, जिसको हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। हमने पढ़ा था, ये सॉरी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में फेडरलिज्म में। पावर में ऑल्सो बी शेयर। पावर को शेयर किया जाता है अलग अलग ग्रुप्स में, जैसे रिलीजियस या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, या कोई कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में थी, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है इस अरेंजमेंट का। कुछ कंट्रीज जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट किया जाता है, वेयर बाई यहाँ पे जो सोशल वीकर जो सेक्शंस होते हैं, जैसे वुमेन, इनको भी आज लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा डेवलपमेंट दिया गया है। लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज असेंबली में, पार्लियामेंट में हमारी कंट्री में। ये एक प्रकार का अरेंजमेंट है जो कि दिया गया है आज गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा, ताकि डाइवर्स सोशल ग्रुप्स जो हैं वो कवर हो सके। अदरवाइज अगर हम किसी को पावर नहीं देंगे तो वो एलिनेट समझेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट। और ये मेथड जो है, इससे क्या होगा, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको भी मौका मिलेगा पावर में आने का। ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल में देख लेंगे। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है ये एक तरह से वो तरीका है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स जो होते हैं वो कंट्रोल भी होते हैं, इन्फ्लुएंस में होते हैं पावर में। डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स होते हैं इनके पास पूरी फ्रीडम होती है। ये चूज करते हैं कई सारे कंटेंटर्स को पावर में लाने के लिए। कंटेम्प्रेरी जो डेमोक्रेसी है ये क्या करती है, ये फॉर्म, मतलब ये क्या करती है, कंपटीशन लाती है अलग अलग पार्टीज में। इसमें कंपटीशन जो होता है वो इंश्योर करता है कि पीपल्स जो हैं डू नॉट रिमेन, मतलब पावर जो है वो एक के हाथ में नहीं रहेगी। इन द लॉन्ग रन पावर जो होती है वो शेयर होती है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में। जैसे हमारी इंडिया में तो क्या है, टू मल्टी पार्टी सिस्टम है। अपने यहाँ पे कोई भी आ सकता है। यूएस यूके में टू पार्टी सिस्टम है, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है। ठीक है। इन द लॉन्ग रन पावर जो होती है वो शेयर होती है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में। ये रिप्रेजेंट करती है अलग अलग आइडियोलॉजीज, सोशल ग्रुप्स। कई बार ये काइंड होता है शेयरिंग का वो डायरेक्ट भी होता है, जब या दो से ज्यादा जो पार्टीज होती है वो इकट्ठा होती है तब वो अलायंस बनाती है और वो इलेक्शन लड़ती है। ये जो अलायंस होता है इसको इलेक्ट किया जाता है, और ये क्या करती है, एक कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाती है। आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, जब कोई बड़ी पार्टी नहीं जीत पाती है तो इंडिपेंडेंट पार्टीज जो होती है उसको सपोर्ट करती है। जैसे मोदी जी को नीतीश कुमार जी ने सपोर्ट किया था, ठीक है, और कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई थी। हमारी डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स भी होते हैं, जिसमें ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स आते हैं। दे ऑल्सो
विल हैव अ शेयर, इनका भी शेयर होता है गवर्नमेंट की पावर में, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंटल कमिटीज में, ये भी अपना इन्फ्लुएंस लाते हैं डिसीजन मेकिंग का। चैप्टर 3 जो है उसमें अपन इसकी डिटेल पढ़ेंगे। चलिए चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, फिर भी कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।